सबसे पहले मैं आगाज करना चाहूंगी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस हवाले से हमारे जो रिपोर्टर हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, फयाज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए, 2 रुकनी बेंच था और 2 रुकनी बेंच के बहुत अहम रिमार्क्स है। बहुत ही अच्छी ग्राउंड जो है वो हमें नजर आती है। मरियम नवाज साहिबा के केस की रिमार्क्स क्या दिए गए, इम्पैक्ट क्या है, स्कोप क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। जी फयाज, आज की जो समाअत थी, आप मुझे पहले ही बताएं कि आज की समाअत क्या रही, कोर्ट का इंप्रेशन आपको क्या नजर आता है, मूड क्या नजर आता है, क्योंकि जो 2 रुकनी बेंच है और दोनों जो जस्टिस हैं उन्होंने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, बड़े अहम रिमार्क्स हैं वो। जी आज क्योंकि इरफान कादर साहब पेश हुए थे, ये मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज के वकील हैं और इन्होंने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें इन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी के जो इंकशाफात थे उनको बुनियाद बनाते हुए ये बुनियादी तौर पर बरियत की दरखास्त थी। तो आज आप ये कह दीजिए कि बाज़ाब्ता तौर पर इसका समाअत का आगाज हो गया। इरफान कादर ने अदालत से पहले इस्तदा की कि मैं कुछ अपनी मारूजात पेश करना चाहता हूं कि जो मेरे आर्गूमेंट्स होंगे वो किस पे बुनियाद करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं इस दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी पे अदालत को मुतमईन करने और उसके बाद दूसरा जो इस केस में या इस ट्रायल के दौरान जो इललीगैलिटीज आई हैं मैं उसको भी पॉइंट आउट करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि कोशिश मेरी ये होगी कि जो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कुछ हकाइक है जो सामने आए थे तो उस पर मैं बात करूंगा। जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने एक बात की, उनका इस पे बात करूंगा, लेकिन कोशिश होगी कि मैं अदालत को पहले ही मुतमिन कर लूं और अदालत पहले ही हमें बरी कर दे तो उस पोर्शन पे जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर सच सामने लाने के लिए और इंसाफ करने के लिए मुझे उस पोर्शन पे जाना पड़ा तो मैं अदालत की इजाजत से जाऊंगा। फिर जब इस आर्गूमेंट का आगाज हुआ पॉइंट पे जिस पर उन्होंने पहले बात की थी, जजेस ने उन्हीं 2 पॉइंट पे बात करने की का कहा और अदालत ने कहा कि पहले मेंटेनेबिलिटी पे करें और उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैरी साहब ने रिमार्क्स ये दिए कि मेंटेनेबिलिटी का जो मरहला है वो तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि नैब ने जब एतराज किया कि हम इस पे आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम केस के मेरिट को टच कर रहे हैं। तो केस का मेरिट हो चुका है, वो मेंटेनेबिलिटी का तो मरहला बहुत पीछे रह चुका है। तो जिसके बाद फिर उन्होंने कुछ इललीगैलिटीज की बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रेफरेंस दायर करने का सुप्रीम कोर्ट एक जो बात की इरफान कादिर साहब ने, उन्होंने कहा कि जब मालिक का नाम नहीं तो मरियम नवाज बेनिफिशियर मालिक कैसे हो सकती हैं, ये किस हवाले से बात हुई है, थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा। जो 2 कंपनीज का जिक्र भी आया, फिर एमएलए के जरिए जो दस्तावेज आए उनका भी जिक्र आया, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें। इससे क्या चीज आपको नजर आ रही है, क्या इंप्रेशन आ रहा है? जिक्र आया जब जजेस ने इस केस को समझने के लिए उनसे पूछा कि सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि ये केस आखिर है क्या। तो जिसपे उन अदालत को बताया गया कि ये 2 जो अपार्टमेंट है वो सामने आए और जब ये पनामा लीक्स आई उसके बाद ये चीजें सामने आई तो इल्जाम इनसे ये है कि 2004 से पहले के इनके पास है, लेकिन जब वहां पे एक कानून पास हुआ तो उसको ये खुफिया रखा नहीं जा सकता था। फिर इसको सामने चेनी की उस पे और मरियम नवाज के ऊपर इल्जाम ये है कि ये इन्होंने अबैटमेंट की है और क्योंकि ये नवाज शरीफ की बेटी थी और ये उनकी जेर कफालत थी और ये इस पूरी साजिश का हिस्सा थी। अच्छा, कैप्टन इफायत सफदर के मुतालिक जब बात हुई तो उन्होंने इरफान कादर ने कहा कि जी अगर आप इजाजत दे तो ये खुद ही बात करना चाहते। जस्टिस आमिर फारूक ने उस पर रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं कैप्टन साहब को कहेंगे आप बैठे और बेहतर है कि आप। अच्छा, इरफान कादिर साहब ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं है तो फिर मरियम का कैसे कुछ चीज साबित हो सकती है, ये क्या बात थी, थोड़ा इस पे जरा बताइएगा। उस पे उनने जब आर्गूमेंट कर रहे थे, जब उन्होंने इस पे एविडेंस की बात की, उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा एविडेंस है नहीं जिससे मियां नवाज शरीफ को इन चीजों से या इन एसेट्स के साथ लिंक किया जा सके। वो कहते जब मियां नवाज शरीफ का ही नहीं है तो फिर मरियम नवाज को आप कैसे लिंक कर सकते हैं। लेकिन खैर उस पे नैब की जानिब से जवाब दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमने एमएलए लिखा था बरतानी हुकूमत को और बरतानिया ने हमें उसमें जो डॉक्यूमेंट आए थे उसमें हमें बताया, उससे मालूम हुआ कि ये इन्हीं की प्रॉपर्टीज थी और बेसिकली मियां नवाज शरीफ उनके पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं और उनके जो बच्चे थे वो इनके जेर कफालत थे। ये जायदादें बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ की हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है इन्होंने छुपाई हुई थी, उनको फ्रंटमैन थे इनके और उनके नाम पे रखी हुई थी, तो जिस वजह से हमने ये पूरा केस बनाया। फिर इरफान कादर ने एक और बात की, उनका कि ये एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है। लेकिन आम तरह की जो प्रैक्टिस ये है कि ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि मुख्तलिफ जायदादों के और एक नौयत का केस में 3 केसेस पे अदालत ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को इस वक्त हमारे सामने मौजूद नहीं, हम तो सिर्फ मरियम नवाज के केस की बात कर रहे हैं और मरियम नवाज के ऊपर तो सिर्फ एक ही केस बना है और वो है एमन फील्ड का। तो जिसपे इरफान कादर ने कहा कि अगर अदालत जो इजाजत दे और मियां
नवाज शरीफ को प्रोटेक्शन दे, वो ताकि उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ताकि वो आके ये पूरा मामला बयान कर सकें कि वो है क्या। तो ये फिर अदालत ने अब नैब से इस पे जवाब मांगा है और नैब को कहा है जो इन्होंने आज पॉइंट उठाए हैं नेक्स्ट हेयरिंग पे आप इस पे हमें मुतमिन करें, क्योंकि ये जो अब मेन अपील है और साथ ही साथ ये जो दरखास्त है अब ये इकट्ठी चलेंगी और उस पे उन्होंने जो वहां पर चीजें रिकॉर्ड पे आई थी, एविडेंस सामने आया था, उस पर भी अच्छा कैलबरी फाउंड से मतलब भी फिर बात हुई। उस पर इरफान कादर साहब का कहना था कि कैलबरी फाउंड का जब मामला सामने आया तो उस वक्त और भी मचा, हंगामा भी हुआ, लेकिन मैं जब इस कोर्ट के सामने कुछ हकायक रखूंगा तो फिर कोर्ट को यकीनन ये समझेगी कि उस वक्त हमारे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज के साथ बहुत ज्यादती हुई है इस पूरे केस में। अब उसके बाद फिर अदालत ने इस केस की समाअत को एडजर्न कर दिया और 17 नैब के हवाले से भी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आजकल तो हर किसी को पकड़ लेती है, शवाहिद हो या ना हो, लेकिन नैब पकड़ लेती है। कुछ ऐसी बात भी की है। लेट्स सी जब अगली जब पेशी होती है तो उसमें नैब जो है वो किस तरीके से अपने दलाइल को पेश करता है और क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा ही जो ग्राउंड लेकर आई है मरियम नवाज साहबा दो इशूज़ के ऊपर, खासतौर पर उस वीडियो के हवाले से और फिर एक और इशू के ऊपर एक तकरीर के हवाले से, हो सकता है कि मरियम नवाज साहबा के लिए कोई रिलीफ हो। मैं आऊँगी सदीक साहब आपकी तरफ। मेरे साथ अलबत्ता डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो कि सीनियर रहनुमा है वो भी हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन आप दोनों की इजाज़त से, अफनान और रमेश साहब आपकी इजाज़त से मैं पहले आऊँगी सदीक आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा आप क्या देख रहे हैं ये जो मरियम नवाज साहबा का इस वक्त ये जो सारी समाज चल रही है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि आप नून लीग की बीट को कवर करते हैं, फिर मरियम नवाज साहबा आज जिस तरीके से बोली है मीडिया के सामने आके वो भी हमारे सामने है। जी बिल्कुल, और जो उन्होंने एक तो वकील अपना तब्दील किया है और इरफान कादर को लेकर आई हैं, और इरफान कादर ने जो आज अपने इब्तदाई रिमार्क्स दिए हैं आप वो नोट करें कि वो उसी गुफ्तगू के इर्द गिर्द रहे हैं जिस किस्म की गुफ्तगू जो है वो मरियम नवाज साहबा करती रहती हैं कि वीडियोज़ और बहुत सी चीज़ें। और उन्होंने कहा जी मेरे पास ऐसी भी चीज़ें हैं कि मैं वो यहाँ पे देना नहीं चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी वो पेश करूँगा। बात वही है वीडियोज़ वाली, क्योंकि अभी जैसे जैसे आप देखें कि इलेक्शन जो है वो करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जो वो है वो सामने ज़्यादा आ रहा है। और उसकी एक वजह ये देखें ना, आज उन्होंने वोट को इज्जत दो वाली जो बात है किस चीज़ के साथ लिंक की है, इमरान खान का और ये जो इस वक्त एक आला सतह पर तैनातियों के हवाले से मामला चल रहा है उसको किस अंदाज में उन्होंने इसको उसके साथ जोड़ा है। तो इस तमाम सूरत हाल का जो है वो फ़ायदा बिल्कुल सियासी फ़ायदा जो है वो उठाना चाह रही है। लेकिन एक चीज़ को आप नोट करें कि वो जिस ट्रैक पे शुरू दिन से थी वो उस ट्रैक पे मौजूद हैं, बजाय वो अलग बात है कि उनके जो चचा हैं जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, वो एक मफाहमती पॉलिसी को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन जब ये इस तरह एक केस उनके ऊपर चल रहा है, ज़ाहिर है उन्होंने एक माइंड अपना बनाया हुआ है, और जब भी इस किस्म के केस की बात होती है तो वो जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उनके वालिद भी हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, उनके साथ मुशावरत के बात क्या करनी है, वकला के साथ मुशावरत, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ आती है। और यही वजह है कि अब वो मरियम नवाज ने इस चीज़ को वो भी समझ देखें ना, इतना बड़े उन्होंने आज बात की है कि अगर मुझे अदालत नैब अरेस्ट करना चाहती है तो करें। अब नैब ने जो बनाई है वो जो ग्राउंड्स बनाई हैं वो वैसे भी अजीबो गरीब ही हैं कि मीडिया में जाती हैं बात करती हैं, ये कोई इस किस्म की ग्राउंड नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना उनको एक मौका फराहम कर दिया मरियम नवाज, सालों से तो याद नहीं है, तो अचानक से इस तरह की जो दरखास्त है वो आ जाना डेफिनेटली इट इज रियली। और ये सही बात है, इसको आप जोड़ें वो जैसे ही चेयरमैन नैब की, हालांकि आपका उनकी तौसीह हुई है, हालांकि बाकायदा नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, वो डर रहे हैं, खुद डर रहे हैं, जानते हैं क्यों नहीं हुआ। अच्छा, सबसे पहले मैं आऊंगी अफनान साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा ये जो बात की है इरफान कादिर साहब ने, उन्होंने कहा ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। इससे पहले भी बहुत से सीनियर रहनुमा जो हैं वो आप ही की जमात के कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल जो है वतन वापस आएंगे। और पिछले दिनों कुछ स्पेकुलेशन भी हो रही थी कि शायद फरवरी में आएंगे, कुछ कहते हैं अक्टूबर में उनका इलाज होगा, कुछ इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जब भी मरियम साहिबा आती हैं तो वो कहती हैं यहाँ पर उन्होंने क्या लेने आना है, यहाँ पर तो इंतकाम की सियासत चल रही है। तो आप क्योंकि आज मरियम साहिबा के साथ भी मौजूद थे, तो जरा बताएं कि एक्चुअली क्या नवाज शरीफ साहब को अगर इस केस में बुलाया जाएगा तो क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं अगर उनके बस में हो तो वो कल पाकिस्तान वापस आ जाए, और वो एक दिन भी पाकिस्तान से बाहर रहना नहीं चाहते। मेरी जब उनसे आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया था कि वो मिस करते हैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।